पुणे स्थित एशिया की प्रथम जैव संरक्षण प्रयोगशाला 4 जहां पहुंची है तेजस्विनी की टीम पुणे में। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। भारत की कोविड के खिलाफ जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही शुरू हुई, जहां हम आज मौजूद हैं। इस जंग में महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई और इनमें भी जिस महिला वैज्ञानिक को आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उनका योगदान पूरी टीम के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। कैसे इन महिलाओं ने कोविड के भारत में पहले केस से लेकर वैक्सीन, देश की पहली कोवैक्सीन, देश की अपनी वैक्सीन का विकास किया, ये पूरा सफर और इसके पीछे का संघर्ष क्या रहा और कैसे एनआईवी देश में संक्रामक रोगों के खिलाफ जंग में इन महिलाओं के योगदान को लेकर आगे बढ़ता रहा है, यही तस्वीर पेश करेंगे आज हम तेजस्विनी कार्यक्रम में। कौन है हमारी आज की तेजस्विनी? आइए कराते हैं आपसे इस मुलाकात। कोरोना महामारी के संकट से प्रभावित विश्व में जिन वैज्ञानिकों ने दुनिया को इसके कहर से बचाने में अपना अथक योगदान दिया है, उनमें शामिल है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान एनआईवी में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत और देश की पहली BSL-4 लैब की प्रमुख डॉक्टर प्रज्ञा यादव, जो पिछले 22 सालों से इबोला, जीका, नीपा जैसे संक्रमित रोगों पर शोध कर रही हैं। डॉक्टर यादव देश में पहले कोविड के मामलों का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों में शामिल रही हैं, जिन्होंने स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाली टीम का भी नेतृत्व किया। कोरोना पर शोध में जुटी टीम में 70% महिला वैज्ञानिक थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने रात दिन एक कर SARS-CoV-2 वायरस के पृथक्करण और वैक्सीन के कार्य में सफलता पाई। घर में बचपन से पढ़ाई का माहौल मिला। निम्न आय के बावजूद पिता ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। सामाजिक स्वतंत्रता, ठोस मूल्यों के बीच पली बढ़ी डॉक्टर प्रज्ञा को विवाह के बाद भी प्रोत्साहन मिला और परिवार के सहयोग और कार्य के प्रति समर्पण का ही नतीजा है कि विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुरस्कृत, कोरोना के दौरान किए गए अपने कार्यों के लिए कोविड वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित और वैक्सीन के विकास में योगदान के लिए भारत भाग्य विधाता सम्मान 2022 हासिल कर चुकी एनआईवी में अपने सर्वहित के शोध द्वारा देश का मान बढ़ाने वाली डॉक्टर प्रज्ञा यादव हैं हमारी तेजस्विनी। बहुत बहुत स्वागत आपका तेजस्विनी में। धन्यवाद ममता जी। तो ये करते हैं मुलाकात डॉक्टर प्रज्ञा यादव से। कोविड के खिलाफ जंग में तो अहम रोल एनआईवी का रहा, लेकिन डॉक्टर प्रज्ञा यादव का 22 साल से ज्यादा का सफर एनआईवी के साथ रहा है और डॉक्टर प्रज्ञा यादव इन 22 सालों में जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस डिजीजेज होंगे जिनके खिलाफ आपने काम किया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ज़्यादातर जो काम मेरा है वो जूनोटिक डिजीज़ के ऊपर है, जिसमें मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूँगी कि कैसलूड फॉरेस्ट डिजीज़, नीफा, इबोला, इसके अलावा क्रीमन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए कोई इलाज नहीं है या इनके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। सबसे पहला जो इसका चैलेंज होता है कि आप डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करें, और जब तक हमारे देश में हमारी ये BSL-3 और BSL-3 फैसिलिटी नहीं बनी थी, तो हमारे पास इवन टेस्टिंग की फैसिलिटी भी नहीं थी। 2017 में एक नई बीमारी आई ब्राज़ील में, जिसको हम बोलते हैं कि माइक्रोसिफेली, जिसमें बच्चों के जो ब्रेन का साइज़ बढ़ जाता है, और वो उसको भी हमने डिटेक्ट किया, जो हमारे यहाँ हमने टूल और टेक्निक डिटेक्ट किए। और कोविड का तो आपको पता ही है कि 3 सालों से भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। डॉक्टर यादव, आप जैसी महिलाएं जो इस तरह की रिसर्च में काम करती हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन लाइमलाइट कोविड के कारण आप सब पर भी आई कि जो आपने काम किया। ये बताइए मुझे, कब आपको ये आभास हुआ कि देश में कोविड महामारी का खतरा है? दिसंबर की बात है, जैसे ही चाइना ने ये डिक्लेयर किया कि एक निमोनिया जैसी कोई डिज़ीज़, अननोन डिज़ीज़ फैल रही है, और चूँकि हम लोग इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उनके ऊपर एक टैप रखते हैं, उनको देखते रहते हैं कि कौन सी बीमारी किस देश में हो रही है, और चूँकि हम लोग एक WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर हैं, तो हमें भी WHO से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जैसे हमें पता चला तो हमारे डायरेक्टर ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सारे जो HODs हैं इम्पॉर्टेंट, उनको बुलाया गया और डिस्कस किया गया कि कैसे बीमारी फैल रही तो हमें क्या करना चाहिए।
और हम लोगों ने तुरंत उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था। कोविड को लेकर क्या, क्योंकि बहुत संक्रामक रोग, सबको बहुत पता ही नहीं था ये है क्या, मृत्यु हो रही थी लोगों की, डेल्टा वेरिएंट है तो आकर बहुत बुरा हाल किया सब लोगों का, लेकिन आप लोगों को कभी डर नहीं लगा? क्योंकि जब आप ऐसे संक्रामक रोगों के टच में आते हैं तो खुद भी, हालांकि सब प्रिकॉशंस ली जाते हैं, लेकिन एक डर तो होता ही है। आप भी लैब से घर जाती हैं, लोग परिवार के बीच बैठती हैं, क्या डर होता था, क्या एहसास होता था उस वक्त? हम सभी इंसान ही हैं और डर तो लगना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हम लोग बहुत सालों से जो इस तरह की खतरनाक बीमारियां हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो और हमें पता है कि हमें उसका बचाव कैसे करना है। लेकिन जब कोविड हुआ तो उसमें चूँकि जो कम्युनिटी थी वो अफेक्ट हो रही थी, तो बहुत ही एक हमेशा खतरा बना हुआ था कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए हमने जो हमारे मेन जो स्टाफ थे, कोर स्टाफ थे, उनको गेस्ट हाउस में रखा था, और जो लोग घर से आते थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की बार बार उनको चेतावनी दी गई। और जैसे ही यदि किसी को कोई भी छोटा सिम्टम होता था उसकी स्क्रीनिंग करते थे। तो हम लोग उस समय जब हमारे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट चल रहे थे तो सभी लोगों की डेली टेस्टिंग होती थी, और यदि कोई भी पॉजिटिव होता था तो तुरंत उसे घर भेज दिया जाता था क्वारंटाइन होने के लिए, और साथ में सारे लोगों को टेस्ट किया जाता था, फॉलो किया जाता था, और जहाँ पे भी वो लोगों का आना जाना हुआ या एक्सपोजर होने के चांसेस हैं उनको क्लीन कर दिया जाता था। देखिए, ऐसे में मैं ये जरूर कहूँगी कि अगर पुरुष वैज्ञानिक हैं तो तस्वीर अलग होती है, लेकिन जब महिला वैज्ञानिक होती हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी परिवार की ज़्यादा होती है। तो कितना मुश्किल था वो समय आपके लिए, एक बीवी के तौर पर, एक माँ के तौर पर? अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मेरे पास बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं और जो मेरे सास ससुर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं एक टीम लीडर भी हूँ और मेरे पास 70% से ज़्यादा महिला स्टाफ है। और उस समय जब लॉकडाउन शुरू हुए तो हमारे बहुत, और सभी यंग स्टाफ हैं, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको हम कैसे सपोर्ट करें कि हमारा काम भी चलता रहे और वो लोग अपनी फैमिली को मैनेज कर सके। तो हमने एक जो हमारे इंस्टीट्यूट में उस समय अप्लाई किया गया कि एक फ्री टाइमिंग अप्लाई हो गई, और यदि किसी के घर में कोई दिक्कत है या कोई बीमार है वो ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर कर सकते हैं तो घर पे, और अगर वो दोपहर से आके देर रात तक काम कर सकते हैं या सुबह जल्दी आके काम कर सकते हैं, तो वो सारी जो पॉसिबिलिटी जो गवर्नमेंट सिस्टम में पहले हमने कभी नहीं किया था वो सारी इंक्लूड करने की। जैसे डॉक्टर यादव, हमने भी वो दृश्य देखे हैं मीडिया में जब डॉक्टर्स दूर से छोटे बच्चों को अपने परिवार के हेलो कर रहे होते थे कि हफ्तों तक उनके पास नहीं जा सके, छोटे बच्चे को गोद में नहीं उठा सके। ये मार्मिक दृश्य हमने भी देखे। आपने कहा युवा डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं आपके साथ, तो ऐसे दृश्य आपके भी वैज्ञानिकों ने देखे, क्योंकि एक टीम 70% पूरी टीम में महिलाएं थी आपके साथ। हाँ, ये भी है, और साथ में मेरे पास कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो अपने घर से अकेले यहाँ दूर रहते हैं। वो 1 साल तक अपने माता पिता, अपने हस्बैंड से मिलने नहीं जा पाए, उनके हस्बैंड उनसे नहीं मिल पाए। उसके अलावा चूँकि ये जो महिलाएं हैं या इवन मेरे जो बच्चे हैं, जब हम सुबह आते थे तो वो सोते रहते थे, और जब हम जाते थे इतनी रात हो चुकी होती थी कि हम कई बार उनसे मिल भी नहीं पाते थे। और कितने सारे महिलाओं ने आके कंप्लेन किया कि उनके घर में जो बच्चे थे वो बहुत रोते थे अगर उनको छोड़ के आना पड़ता था। तो ये सारी दिक्कतों के साथ एक और दिक्कत थी, जब डेल्टा वेव आई तो बहुत सारे लोगों ने अपने इन लॉज को, अपने पेरेंट्स को भी एक्चुअली खो दिया इस महामारी में। और उसके बावजूद मैं इतना अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी इतनी ज़्यादा देश के प्रति सेवा थी कि हमें आकर के काम करना है, वैक्सीन को जल्दी बनाना है, और वो लोग तुरंत वापस आ गए काम करने के लिए। और आज भी हम समझ नहीं पाए कि वो इतनी हिम्मत कहाँ से जुटा के लाए, और मुझे लगता है वो एक ही वो भावना थी उनकी कि हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें इस बीमारी से बाहर आना है। बिल्कुल, और जिस तरह से मिशन की तरह एनआईवी ने लेकर इसको काम किया, वायरस के स्ट्रेन के साथ साथ, पहले केसेस की पहचान के साथ साथ, डॉक्टर यादव, कोवैक्सीन, क्योंकि एक सहारा देश को था कि वैक्सीन अपनी आ जाए तो हम इस जंग से को जीत सकते हैं, खासकर भारत जैसा देश जहां करोड़ों की जनसंख्या। ऐसे में इस चैलेंज का दबाव कितना था आप सब पर? एक दौड़ शुरू हो गई थी पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की,
लेकिन हमारे पास तब तक वैक्सीन की चर्चा ज़्यादा नहीं शुरू हुई थी। और हमने क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले था कि हम वायरस आइसोलेट कर लें, जिससे कि हम अपनी रिसर्च को आगे ले जा सकें। दूसरा इसमें चैलेंज था कि कोई भी टेस्टिंग रिएजेंट, कोई किट, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। लॉकडाउन होने की वजह से और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए थे। तो जहाँ तक बात करें, जैसे ही सबको समझ में आ गया कि ये महामारी रुकने वाली नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है, तो सबसे पहला यही था कि हम एंटीवायरल पे काम करें या वैक्सीन पे काम करें। और डिस्कशन के बाद सभी के दिमाग में ये आई, और डेफिनेटली उस समय जो हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर भागवत सर थे, उन्होंने बहुत ही क्लियरली बताया कि हमारी वैक्सीन प्रायोरिटी है, आपको उसी पे फोकस करना है। और जहाँ तक प्रेशर है, तो डेफिनेटली बहुत सारा प्रेशर था, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। और हमें लेकिन उस प्रेशर में काम करने में बहुत ज़्यादा आनंद आया, क्योंकि वो काम हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे और उस काम में फिर आप सफल भी हुए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या इस पूरे, क्योंकि आपने कहा आप टीम लीडर हैं और आपकी टीम में महिलाएं थी, तो इस पूरे वक्त के दौरान क्या कुछ ऐसे लम्हे भी हैं जब आपको संतुष्टि भी हुई हो और वो मार्मिक एहसास भी हुए हों अपनी टीम के साथ? जब हम कोवैक्सीन की जो मंकी की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने उनको पहले 2 डोज वैक्सीन दिया और फिर उनको वायरस के साथ BSL-4 में चैलेंज किया। एक 50 लोगों की टीम थी जो उस समय काम करती थी। उसमें इवन आर्मी के भी कुछ लोग थे जो हमें बैकअप कर रहे थे। हमारी वेटनरी टीम थी, और हमने दूसरे जगहों से भी कुछ साइंटिस्ट को बुला करके ट्रेन करके अपनी टीम में सम्मिलित किया था। तो ऐसा लगता था कि हम किसी बहुत बड़े अभियान में लगे हुए, कोई दिन भर डिस्कशन चलते थे, एक्सपेरिमेंट चलते थे। और जब पहला जो बैच वैक्सीन वाला जो हमने जो मंकीज़ को सैक्रिफाइस किया, ओवरनाइट टेस्टिंग हुई और सुबह रिजल्ट्स आए हमारे सामने, हम लोगों ने वेट किया यहाँ पे। जब रिजल्ट्स आया और हमें दिखा कि वैक्सीनेटेड जो ग्रुप था उनको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन था, उसमें वायरस नहीं प्रेजेंट था, वो दिन एक ऐसा था कि हमें लगा कि हम सफल हो गए हैं और हम शायद अब लोगों की सहायता कर पाएंगे। तो क्या जश्न मनाया था उस दिन? जश्न मनाने का तो कोई टाइम नहीं था, लेकिन हमने फिर जल्दी से फिर हम ये कि इसको साइंटिफिक पब्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिससे इसका अप्रूवल वगैरह हो सके, और बाकी बैच के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको ख़त्म करना था। लेकिन वो एक दिन था, वो बहुत अच्छा लगा। और जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया और हमने उस पेपर को नेचर में सबमिट किया, उस रात को हम लोग 12 बजे के आसपास यहाँ से घर गए। डॉक्टर भार्गव सर ने दिल्ली में हमारी कोर टीम को बुलाया था, हम लोग गए थे। वो उस दिन में उन्होंने स्टेज पे जाके हमारे NIV के साइंटिस्टों का नाम लेकर के हमारे जो अथक प्रयास थे उनको बहुत उन्होंने तारीफ़ किया। उस दिन बहुत अच्छा लगा कि आज सारी जो दुनिया है, हमारा देश है, वो हमें रिकॉग्नाइज़ कर रहा, हमारे काम को रिकॉग्नाइज़ कर रहा। उससे भी ज़्यादा हमें तो पता है कि जब आप काम करेंगे तो रिकॉग्नाइज होगा। आपका जो एफर्ट था वो जनता के किसी मुझे लगता है कि आप लोग बैक स्टेज काम करते रहे हैं ना। हमें आम जन को पता चलता है दवाई आती है, जो वैक्सीन आती है, लेकिन उसके पीछे का जो अथक प्रयास होता है, आप लोग हैं हीरोज उस प्रयास, क्योंकि आप सालों तक काम करते हैं तो जाकर ये वैक्सीन या ये वायरस इसके प्रति कोई जानकारी सामने आ पाती है। लेकिन यहाँ से आप हमें लेकर चलेंगे आपकी कर्मभूमि लैब्स में, जहाँ काम किया जाता है। चले राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ममता जी, जो ये लैब है, ये यहाँ पे हम नॉन इन्फेक्शियस काम करते हैं। और जो आप जानते हैं कि जो BSL-4 फैसिलिटी है उसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें BSL-2 भी होती है, BSL-3 एंड BSL-4। तो ये जो लैबोरेटरी है, यहाँ पे जो नॉन इन्फेक्शियस एंट्रीज,
डेटा और इस तरह का काम होता है। मतलब मुझे लगता है कि जब इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करते हैं तो संक्रामक रोगों की तो कई स्तर पे काम होता है ना, जी, जिसमें से एक स्तर ये भी है। लेकिन जैसे आजकल हम सुन रहे हैं मंकी पॉक्स का नाम हमने सुना, जीका निपा तो हम सुनते ही रहे, इबोला का नाम हमने सुना। क्या आपको लगता है कि चैलेंज वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है इन महामारियों का और एनआईवी में काम भी बढ़ता जा रहा है? इसका रीज़न ऐसा है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और दूसरी बात है कि जीनोमिक सर्विलेंस बढ़ने से और टेक्नोलॉजी एडवांस होने से अब हम बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे मंकी पॉक्स पैंडमिक के दौरान जब स्टार्ट हुआ एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो सभी कंट्री ने बहुत तेज़ी से इस काम करना शुरू किया, और हमें पता है कि आज 110 कंट्री में मंकी पॉक्स डिटेक्ट हुआ, और हमारे देश में भी जुलाई में डिटेक्ट हुआ। और जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है और हम जो इंक्रोच कर रहे हैं नेचर को, तो जो जूनोटिक डिजीजेस का खतरा है डेफिनेटली वो बढ़ने वाला है। अच्छा ये बताएं मेरे को, क्योंकि पहले महिलाओं का साइंटिस्ट के तौर पर इतनी महिलाएं नहीं होती थी ना, जब आप आए इस फील्ड में 22 साल पहले एनआईवी ज्वाइन किया आपने, तब और अब में कितना फर्क देखती हैं? अब तब कैसा था, अब कैसा है? So, जब मैंने एनआईवी में ज्वाइन किया था, जो हमारे पीएचडी के गाइड थे डॉक्टर डीटी मौर्य, वो फॉर्मर डायरेक्टर भी थे एनआईवी के, उनके साथ जब मैंने शुरू किया तो मैं एक ही महिला स्टूडेंट थी उनके ग्रुप में। और जब शुरू में आई थी तो वहाँ पे एक लेडीज़ के लिए टॉयलेट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि सारे मेल वर्कर्स थे। बट आज इस लैब को मैं लीड करती हूँ, जो हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट लैब है, अपेक्स फैसिलिटी है देश की, और उसमें 70% महिलाएं काम करती हैं। बट बस एक बात और भी अच्छी है एनआईवी में कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं सभी डिपार्टमेंट में काम करती हैं। 70% महिलाएं हेड भी हैं डिपार्टमेंट्स की। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का एक बड़ा लेबोरेटरी का नेटवर्क है, जिसको हम वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज कहते हैं, उनमें भी मैक्सिमम महिलाएं ही लीड कर रही हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चेंज आ रहा है कि महिलाएं अब रिसर्च को पैशन की तरह ले रही हैं, एक जॉब की तरह ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चे पीएचडीज कर रहे हैं और आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा में भी बहुत अच्छे ऑप्शन अभी हैं वैक्सीन प्रोडक्शंस के लिए, और बाकी एवेन्यूज़ भी ओपन हो गए। दूसरी बात है कि कोविड ने सबको ये एक बड़ा अट्रैक्शन दिया कि रिसर्च बायोलॉजिकल साइंसेस में एक बहुत बड़ा स्कोप है काम करने का। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है हमारे देश के लिए, और उससे आगे आने वाले समय में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे बायोलॉजिकल साइंसेस में, चाहे वो ड्रग डिस्कवरी हो, वैक्सीन बनाना हो, या न्यू मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। तो ऐसे में आपने महिलाओं की बात की, महिला वैज्ञानिकों की बात की, आपने दोनों तरीके का दौर देखा है ना, कि पुरुष ज्यादा हैं वैज्ञानिक के तौर पर और अब महिलाएं ज्यादा हैं। कितना फर्क पड़ता है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति का? क्योंकि पुरुषों की सोच, काम करने का तरीका, लहजा अलग होता है, महिलाओं का अलग होता है। तो आप बताएं हमें क्या फर्क पड़ता है? चूँकि मैं एक ऐसी टीम लीड करती हूँ जिसमें बहुत सारी यंग महिलाएं हैं, तो जो हमारी एम्पैथी होती है जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, या जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, या जब वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए ले जा रहे हैं, या जब वो बीमार हैं और सुबह वो आते हुए थकी परेशान हालत में, जो आप को रिलेट कर पाते, कभी भी उसको मेल लीडर्स नहीं समझ पाएंगे। और उसकी वजह से हम उनके साथ आसानी से उनकी बात को समझ के उनके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं वर्क शेड्यूल। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरी बात है कि पास में मैंने ऐसा भी देखा था कि ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको जॉब में नहीं लेते, क्योंकि वो छुट्टी पे चली जाएंगी अगर वो प्रोजेक्ट में है। तो वो भी ये सारी चीज़ों को हम अब ब्रेक करना चाहते हैं। अगर वो 6 मंथ भी काम करना चाहते हैं आके प्रोजेक्ट में, तो मुझे लगता है उन्हें मौका मिलना चाहिए। और जब उनके वो प्रेगनेंसी की लीव ख़त्म हो जाए, उनको वापस लेने के लिए भी हमें इसलिए नहीं उनको लेना कि उनके बच्चे छोटे होंगे तो छुट्टियाँ लेंगे, या वो बीमार बार बार पड़ेंगे। हमें वो सारे फैक्टर्स को आई थिंक नज़रअंदाज करके उन्हें मौका देना है, जिससे कि वो जो उन्होंने ये एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब हासिल की है, वो हमारी कंट्री के काम आ सके। बिल्कुल, क्योंकि मुझे हमेशा कई बार ये सवाल ज़रूर मेरे जहन में कौंधता है कि हमारे स्टेम में इतनी सारी महिलाएं हैं जो अच्छा काम करती हैं, जो स्टूडेंट्स टॉप करती हैं हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी कॉलेज तक आते आते थोड़ा सा ड्रॉप हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जो आप कारण बता रही हैं शायद वो एक कारण है, लेकिन यहाँ पर दर्शकों से हम ये बता दें कि डॉक्टर प्रज्ञा यादव एक उदाहरण है हमारे सामने कि कैसे आप हर स्तर पर मुश्किलों को पार कर एक सफल वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन इनका निजी जीवन वो कैसा है, जानेंगे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्वी।
राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार। और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी और हम पहुंचे हैं पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के इस खूबसूरत हरियाली भरे कैंपस में। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव। डॉक्टर यादव, आपने एनआईवी के बारे में, अपनी रिसर्च के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन आपका क्या बचपन से पढ़ाई के प्रति रुझान था क्या? आपके पापा भी क्या बोलते थे, पढ़ाई करो, पढ़ाई जरूरी है? हाँ जी, मेरी फैमिली में मेरे 4 भाई और मैं अकेली बेटी थी और पढ़ाई में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। गर्मी की छुट्टियों में हम लोग बेड के नीचे घुस के अपनी किताबें लेके पढ़ा करते थे और जैसे जैसे बड़े हुए तब समझ में आया कि साइंस की तरफ ज़्यादा रुझान है और उसको बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहते थे। बट साथ में सब मेरे पेरेंट्स ने, खासकर मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया कि घर के काम नहीं करवाए, जो कि एक नॉर्थ इंडिया में होता है कि लड़कियों को घर के काम सिखाओ। ये अविश्वसनीय बात लगती है। नहीं, माँ ने बहुत ख्याल रखा और वैसे ही ट्रीट किया जैसे बाकी भाइयों को, बल्कि उनसे ज्यादा अच्छा ट्रीट किया। लाडली थी आप 4 भाइयों की, है ना? तो आपके पिताजी का भी क्या रुख होता था? आप क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे आपके पिताजी, आपने बताया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, तो मुश्किलें होती होंगी परिवार में, खासकर जब पढ़ाई के खर्च की बात होती है इत्यादि। हाँ जी, उन्होंने बहुत सभी बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया और सभी लोग अच्छी जगहों पे हैं आज के समय में। और मैं चूँकि लड़की थी, वो मेरे साथ जाते भी थे जहाँ जहाँ मुझे एग्ज़ाम में, कंपटीशन में जाना होता था, वो मेरे साथ ट्रैवल करते थे और दिल्ली जाना या पूना जाना तो मेरे साथ आते भी थे। तो उस मामले में मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा बचपन मिला, जबकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, बट उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की सबसे बेस्ट हमें देने के लिए पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई खास के। यस जी जी। तो क्या ये जो, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे माता पिता जो वक्त से आगे की सोचते हैं, अब मेरे को लगता है कि वो ये एक क्रांतिकारी, सामाजिक क्रांति की सोच रखते हैं, जो क्या आपकी शादी के वक्त या अन्य मौकों पर भी ये सोच सामने आई? हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन के प्रति शुरू से ही बहुत उसको एडवोकेसी करते रहे और अभी रिटायरमेंट के बाद तो उन्होंने एक सोशल सर्विस ही करा है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का उन्होंने बहुत जिम्मेदारी ली हुई है। जब हमारी शादी हुई तो उनकी एक ही कंडीशन थी कि कोई दहेज नहीं दिया जाएगा, कोई लिया नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि उस वक्त के दौर में बेटियों की भी शिक्षा को बेटों के ही समान समझना बहुत नोवेल, बहुत एक नई नवीन सोच रही होगी ना ये उस वक्त की? क्या उनकी ये क्रांतिकारी समाज सुधार के विचार आपके जीवन में अन्य मोर्चों पर भी क्या परिलक्षित होते रहे? मुझे लगता है कि उन्होंने जो हमें एक बताया कि महिलाओं को भी उतना ही शिक्षित होना चाहिए जितना कि पुरुषों की। ये जो फूल है ये पुणे में होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, चापा बोलते हैं इसे। सो मैं ये कह रही थी कि जो हमारे पिताजी की सोच है वो आज तक मेरे साथ हमेशा रहती है। आज भी जब भी कोई दिक्कत आ जाती है और मैं उनको फोन करती हूँ तो हर एक गंभीर से गंभीर पहलू में मुझे वो बहुत पॉजिटिव चीज़ बताएंगे। जैसे मुझे याद है कि ये मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने फ़ोन किया, मैं बहुत दुखी थी, बोलते हैं अरे बेटा सोचो भगवान की कितनी अच्छी कृपा है कि जान बच गई। सो उनका एक पॉजिटिव लाइफ के प्रति रवैया रहा है और आज मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ दलील करते हैं, बट उस समय में भी उन्होंने शिक्षा को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और चाहे वो लड़कियां हों या लड़कियां हों या बहुएं हैं, सभी को बराबर ट्रीट करने की जो उनकी एक मंशा है, आई थिंक उसकी वजह से हमारी फैमिली में काफ़ी लड़कियों की पढ़ाई को पुश मिला और मेरे बाद भी काफ़ी सभी लड़कियों ने अच्छी पढ़ाई की। आज आप तो मतलब इतने सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट हैं आज तो घर में बेटी या आपके पति या फिर सास ससुर वो इम्पोर्टेंस मिलती है कि अरे डॉक्टर प्रज्ञा यादव? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है वो नेवी से आते हैं तो सभी लोग अच्छा प्रोफाइल करते हैं। घर में मैं बिल्कुल उनकी बेटी जैसी हूँ वैसे ही ट्रीट करते हैं। और मेरी डॉटर, हाँ, उसको थोड़ा स्ट्रेस था लास्ट ईयर, जैसे उसने मुझे बोला मम्मा
पापा न्यूरो सर्जन है, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, हमें बहुत स्ट्रेस बिल्ड होता है। मैंने कहा स्ट्रेस नहीं बिल्ड करना, आपको जो पसंद है वो करो, वो आज़ादी है। बट हाँ, कहीं ना कहीं डायरेक्टली उनको वो होता है कि हमें भी कुछ अच्छा करना है। अच्छा, कार्यक्रम के अंत में आपका संदेश हमारे देश की उन महिलाओं को जो शायद सिंपल बीएससी कर रही हैं, एमएससी कर रही हैं, जिनको अभी ये नहीं पता कि आगे हमारे क्या लक्ष्य हो सकते हैं, आप क्या गाइडेंस देंगे? एक बहुत ही छोटी जगह से आने वाली एक लड़की हमारे देश में जब एक इतनी बड़ी लैब की साइंटिस्ट बन सकती है और रिसर्च को इतना आगे लेके जा सकती है, तो मैं आज बहुत ही भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा समय है आप सभी लोगों के लिए। आप अपनी पूरी कोशिश करिए और बहुत तरह अच्छी फेलोशिप अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशंस के लिए हैं, बस आपको अपने हाथ को आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल होंगे और बहुत सारे अवसर हैं आज सभी के लिए, और खासकर महिलाओं के लिए विशेष तौर पर। ऐसे में डॉक्टर प्रज्ञा, आपने जिस तरीके से अपना जीवन, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं, एनआईवी के अचीवमेंट सब हमारे साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजस्विनी के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेजस्विनी के मंच पर हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए लेकर आए कुछ अलग, कुछ खास, कुछ बेहतर अंदाज में। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ, और हमें रहेगा आपकी ईमेल्स का इंतजार। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खामोशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी। तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। सच्चाई की कसौटी पर देश का विश्वास जीता है हमने। जी हां, हम हैं दूरदर्शन। दूरदर्शन पर एक स्वराज सीरियल शुरू हुई है। इस सीरियल में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गाथाओं को बहुत विस्तार से दिखाया जा रहा है। नेशनल हो या इंटरनेशनल, हमारा मकसद है आपको सिर्फ सच दिखाना, वो सच जिसे देखकर आपको अपने देश, अपनी संस्कृति पर गर्व हो। भारत की कोविड के खिलाफ जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही शुरू हुई। जिस महिला वैज्ञानिक को आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उनका योगदान पूरी टीम के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मैंने एनआईवी में ज्वाइन किया था, मैं एक ही महिला स्टूडेंट थी उनके ग्रुप में। आज इस लैब को मैं लीड करती हूँ और उसमें 70% महिलाएं काम करती हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुए, हमारे इंस्टीट्यूट में उस समय अप्लाई किया गया कि एक फ्री टाइमिंग अप्लाई हो गई। जब पहला जो बैच वैक्सीन वाला जब रिजल्ट आया और हमें दिखा कि वैक्सीनेटेड जो बुक था उनको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन था, उसमें वायरस नहीं प्रेजेंट था, वो दिन एक ऐसा था कि हमें लगा कि हम सफल हो गए हैं और हम शायद अब लोगों की सहायता कर पाएंगे।